हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, और इसमें प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवालों के बारे में, कुछ सम्स के बारे में। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न होते हैं जिनमें हमें ये साबित करना होता है कि ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, उन सारे प्रश्नों में हम जो सिद्ध करना होता है उसका बिल्कुल विरोधी हम मान लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, तो इसका विरोधी मान लेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और फिर जब वो परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर आगे स्टेप्स करते हैं। जब ये स्टेप्स आप करते चले जाओगे तो एक ऐसा स्टेप्स आता है जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पर कुछ विरोधाभास है, और उसी विरोधाभास से ये साबित होता है कि जो हमने माना है वो गलत माना है, और जब हमने जो माना है वो गलत है तो सही क्या है, जो हमें साबित करना था वो सही प्राप्त हो जाता है, सही मिल जाता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। और आप अगर एक प्रश्न यानी कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व करना सीख जाओगे तो आगे और भी क्वेश्चन जैसे कि √3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इस तरह के सम्स को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और इसके बेसिक को जरा सा रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या को हम p के बटे में q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के स्वरूप में दर्शा सकते हैं। p डिवाइड बाई q, जहां q नॉट इक्वल टू 0, इस स्वरूप में हम संख्या को दर्शा सकते हैं, परिमेय संख्या को। और जहां p और q जो होता है, p और q वो सह अभाज्य कहलाते हैं, सह अभाज्य कहलाते हैं, ठीक है, को प्राइम कहलाते हैं, सह अभाज्य कहलाते हैं। दूसरी बात ये कि p बटे q जो है वो संख्या का सबसे छोटा स्वरूप, संख्या का सबसे संक्षिप्त स्वरूप, सबसे छोटा स्वरूप होता है, ठीक है। परिमेय संख्या को p बटे q में, और p बटे q जो है वो सबसे संक्षिप्त स्वरूप है। इसका मतलब है कि p और q में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि अगर 25 बटे 75, 25 के बटे में 75 दिया गया हो, तो ये भी एक p बटे q स्वरूप की संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो 25 एकम 25 और 25 तिया 75, इसमें 25 मिल रहा है, ठीक है, 25 मिल रहा है। तो ये p बटे q स्वरूप तो है लेकिन सबसे संक्षिप्त स्वरूप नहीं है। इसका मतलब ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये कैंसिल हो सकता है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1/3। अब जो 1/3 है, इसके अंदर 1/3 में अब कोई भी ऐसा अंक कॉमन नहीं है 1 के अलावा जो दोनों में हो या फिर ऊपर नीचे कैंसिल हो सके, ठीक है। इसका मतलब 1 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है यहाँ पर, ओके। यानी परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या में जो p बटे q स्वरूप होता है, तो p बटे q स्वरूप संख्या का सबसे संक्षिप्त स्वरूप होता है, सबसे छोटा स्वरूप होता है, और उनमें जो कुछ मिलता है कॉमन फैक्टर, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो एक ये बात आपको ख्याल रखनी है। दूसरा ये ख्याल रखना है कि जो किसी भी संख्या का वर्ग है, किसी भी संख्या का स्क्वायर है अगर, तो उस स्क्वायर में किसी दूसरे अंक से अगर हम निशेष भाग दे सकते हैं, अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी दूसरी संख्या का स्क्वायर जो है उसमें भाग दे सकते हैं हम, तो उस संख्या में भी हम दूसरे अंक से, जो अंक से भाग दिया है उससे निशेष भाग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 64, ठीक है, 64 जो है वो आपको पता होना चाहिए 8 का स्क्वायर है, 8 का वर्ग है। यानी 8 के स्क्वायर में
4 से 4 से निशेष भाग दे सकते हैं, निशेष भाग दे सकते हैं। ठीक है, 64 में हम आसानी से 4 से निशेष भाग दे सकते हैं। और 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। मीन्स 8 के वर्ग में, 8 के स्क्वायर में, किसी संख्या के स्क्वायर में हम किसी दूसरे अंक से निशेष भाग दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वर्ग है, मतलब 8 का वर्ग है 64, तो 8 में भी, 8 में भी, मतलब बिना वर्ग वाली संख्या में भी 4 से 4 से हम निशेष भाग दे सकते हैं। 4 से भी हम निशेष भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है, 1.3 नाम की थ्योरम है आपके सिलेबस में। बराबर, आपको ये खाली समझना है कि जब किसी संख्या के वर्ग में, जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, तो 8 के स्क्वायर में अगर मैं 4 से निशेष भाग दे सकता हूँ, तो 8 में भी, यानी कि इस बिना वर्ग वाली संख्या में भी 4 से यानी 4 से मैं निशेष भाग दे सकता हूँ। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि संक्षिप्त स्वरूप वाला और उनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, और किसी संख्या के वर्ग में अगर हम किसी दूसरे अंक से निशेष भाग दे सकते हैं, तो उस संख्या में भी हम उसी अंक से निशेष भाग दे सकते हैं। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं कि हमें साबित करना है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रश्न को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, यानी कि विरोधाभासी पद्धति से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमें साबित करना है अपरिमेय, लेकिन उसका कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधी मान लेंगे। माना कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो हम मान लेंगे परिमेय संख्या। अब अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो उसका सबसे संक्षिप्त स्वरूप क्या होगा? p/q। उसका यानी वर्गमूल 5 अगर परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 5 को हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां q ≠ 0 होगा। ओके, और उसका सबसे छोटा रूप होगा p/q। मतलब इनके बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा p और q के बीच, वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। ये बात क्लियर। अब q को इधर वर्गमूल 5 में गुणा करते हैं, जो बटे में है वो गुणे में चला जाएगा। तो वर्गमूल 5q बराबर p, वर्गमूल 5q बराबर p। चेंज कर दो पदों को, p बराबर वर्गमूल 5q, बराबर के बाद वाले पद को पहले, पहले वाले पद को बाद में लिख दिया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5q का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर मतलब p का वर्ग बराबर वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 और एक q का स्क्वायर, 5q स्क्वायर। ठीक है, 5 को बटे में लेके आ जाओ, p स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर। p स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ पर आप समझो कि p स्क्वायर कोई एक अंक है, कोई एक संख्या है रियल नंबर से, उस p के वर्ग में यानी p स्क्वायर में हम 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 से डिवाइड करने पर वो q स्क्वायर आ रहा है, मतलब कैंसिल हो करके ही आ रहा है। ये p स्क्वायर में 5 का जब डिवाइड कर रहे हैं तो p स्क्वायर में भाग जा रहा है, तभी तो यहाँ पर जो है वो पूर्णांक संख्या मिल रही है मुझे, q स्क्वायर। ये कैंसिल होकर के q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या मिल रही है। ठीक है, ये तो सही बटे में चाहे डेसिमल में है नहीं, ये तो एक इंटीजर्स में है, सीधी एक संख्या है, केवल p और q एक संख्या है। जब p स्क्वायर में मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो q स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब p स्क्वायर में 5 से निशेष भाग दे सकते हैं, तभी तो यहाँ पर q स्क्वायर उसके इक्वल में मिल रहा है। यहाँ पे लिख दोगे आप कि p स्क्वायर में 5 से निशेष भाग दे सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बताया कि जब किसी संख्या के वर्ग में किसी दूसरे अंक से अगर निशेष भाग दे सकते हैं, तो उस संख्या के बिना वर्ग में भी, यानी कि p में भी 5 से यानी कि 5 से निशेष भाग दे सकते हैं, 5 से भी निशेष भाग दे सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। अब P में 5 से निशेष भाग दे सकते हैं, तो P में 5 से अगर निशेष भाग दे सकते हैं तो कुछ तो आएगा भाग देने पर। जैसे P स्क्वायर में 5 से निशेष भाग दिया हमने तो Q स्क्वायर आया, तो P में भी 5 से अगर भाग देते हैं और शेष नहीं बच रहा है, निशेष भाग जा रहा है, तो कुछ संख्या आएगी, उस संख्या को मैं R मान लूँगा, माना कि P/5 इज इक्वल टू R, राइट। P/5 इज इक्वल टू R आया, देयरफॉर P इज इक्वल टू जो 5 डिवाइड में है वो यहाँ पर चला जाएगा, इक्वल के बाद तो मल्टीप्लाई में, यानी 5R। P इज इक्वल टू आ गया 5R, राइट। चलिए आगे। अब P इज इक्वल टू जो 5R आया उस वैल्यू को, उस कीमत को यहाँ पर आप देखो P इज इक्वल टू क्या दिया है 5Q। P इज इक्वल टू दिया गया था 5Q, अथवा ऊपर वाला भी ले सकते हो, स्क्वायर रूट 5Q इज इक्वल टू P दिया गया था। तो इसे अगर इक्वेशन 1 मान ले, 1 मान ले में, तो यहाँ पे जो कीमत आई P इज इक्वल टू 5R, उस वैल्यू को, यानी P की जो वैल्यू है 5R, उसको यहाँ समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1 में P की जगह पे रखते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 5Q इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट 5Q इज इक्वल टू यहाँ पे P दिया गया है, और P इज इक्वल टू क्या आया है 5R आया है। P इज इक्वल टू क्या आया है 5R, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5Q इज इक्वल टू आ गया 5R, ठीक है। अब वापस दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं बोथ साइड, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5R का स्क्वायर, राइट। 5R का स्क्वायर, 5R का वर्ग। तो यहाँ पे वर्गमूल में 5 है, स्क्वायर रूट 5 उसका वर्ग हो जाएगा 5Q स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 25R स्क्वायर, ठीक है। फिर से 5 को बटे में ले जाओ, यहाँ पर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर डिवाइड बाई 5 से कैंसिल कर दो, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5R स्क्वायर, ठीक है। वापस 5 को ला सकते हो यहाँ पर, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। ये 5 डिवाइड में आ गया, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसका मतलब कि Q स्क्वायर में 5 से हम निशेष भाग दे सकते हैं, तभी तो ये पूर्णांक संख्या आ रही है R स्क्वायर। यहाँ पे लिख दोगे Q स्क्वायर में 5 से हम भाग दे सकते हैं और शेष नहीं बचेगा, निशेष भाग दे सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी दूसरे अंक से हम निशेष भाग दे सकते हैं, तो उस संख्या में भी, Q में भी 5 से निशेष भाग दे सकते हैं, 5 से निशेष भाग दे सकते हैं, 5 से निशेष भाग दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप Q में 5 से निशेष भाग दे सकते हो तो उसे बोलेंगे Q/5, Q डिवाइड बाई 5। और भाग देने पर कुछ तो संख्या आएगी, जब हम भाग दे सकते हैं तो कोई पूर्णांक संख्या आएगी, तो उस पूर्णांक संख्या को मैंने मान लिया कि S मान लिया, Q डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू S। इसलिए यहाँ पर Q इज इक्वल टू आ गया 5S, Q इज इक्वल टू आ गया 5S, राइट। चलिए अब यहाँ पर आया था P इज इक्वल टू 5R, यहाँ आ रहा है Q इज इक्वल टू 5S, उसे आगे लिखते हैं। P इज इक्वल टू आया था 5R, Q इज इक्वल टू आ रहा है 5S, मतलब दोनों में एक कॉमन चीज यहाँ पे मिल रही है 5। कॉमन चीज क्या मिल रही है 5। अगर आप P/Q करोगे तो ऐसा आएगा 5R डिवाइड बाई 5S, तब तो दोनों में एक फैक्टर, एक गुणनखंड 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है P और Q का वो क्या है 5 है। जबकि हमने तो P/Q जो परिमेय संख्या लिखी थी, जो परिमेय संख्या वो सबसे संक्षिप्त स्वरूप था, और सबसे संक्षिप्त था इसका मतलब कि उनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 था, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मीन्स कुछ सवाल में प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, यानी यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5, यानी कुछ प्रश्न में गड़बड़ है, कुछ गलती है। वो गलती क्या है, हमने जो माना था कि जो
वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, वही गलत माना था, वही गलत माना था। इसका मतलब कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अनुसार क्या हो जाएगा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।